नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग बेहतर होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथी, हम जैसा कि आप सभी से वादा किए थे कि आप सभी को एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट करवाएंगे और पूरा एनसीईआरटी जो है वो आप सभी को इस चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे। इस क्रम में आज से जो है आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम क्लास 6 का जो हिस्ट्री, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और साथ ही यह जो क्लासेस होने वाला है यह सभी विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। साथ में बीपीएससी शिक्षक भर्ती की अगर हम बात कर लें तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती की उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में वो विद्यार्थी जो कि 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं भी किसी भी राज्य के स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए एनसीईआरटी जो है वह एक ही है। आज जो अपना सबसे पहला जो चैप्टर होगा साथी, वह होगा क्या, कब, कहाँ और कैसे। एनसीईआरटी का क्लास 6 का जो हिस्ट्री का बुक है उसमें सबसे पहला चैप्टर जो है यही नाम है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें समझने वाले हैं। इसमें आपको आज क्या क्या सीखने को मिलेगा, देखिए बहुत ही बेहतर ढंग से हम जो है एनसीईआरटी का नोट्स जो है कह लें या फिर पीपीटी कह लें, हम बनाने का कोशिश किए हैं, जिसमें हर विद्यार्थी को आसानी ढंग से समझ में चीज़ें आनी चाहिए। याद रखिएगा, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, आप पढ़ नहीं पाएंगे जल्दी। वो इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें इतना अधिक एग्जाम्पल भरे गए हैं कि आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा और कोई भी विद्यार्थी खुद से जल्दी नहीं पढ़ पाते हैं। हम पूरा कोशिश करने का कोशिश किए हैं कि एनसीईआरटी में जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जानना चाहिए, एक सीनियर लेवल पर जानना चाहिए, ना कि बच्चे के लेवल पर, वो हम कोशिश किए हैं कि इस नोट्स में आपको प्रोवाइड करा सकें। सबसे पहले आपको आज का जो क्लासेस है, इस क्लासेस से क्या लाभ मिलेगा इस पर हम बात करेंगे। क्या सीखने को मिलेगा और क्या आपको आज जानने को मिलेगा। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि इतिहास क्या है। बहुत महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। साथ ही इतिहास क्या है और इतिहास के स्रोत क्या हैं, यह हम समझने का कोशिश करेंगे। फिर हम भारत का नाम कैसे पड़ा यह हम समझेंगे, क्योंकि अभी आप अगर हम बात कर लें वर्तमान स्थिति की तो देख सकते हैं अब एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे करेंट के मुद्दे को भी आप कनेक्ट कीजिएगा। देखिए, अभी वर्तमान में अगर हम बात कर ले तो आप सभी को पता होगा कि केंद्र सरकार के एक बयान पर जो है काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा हुआ है देश में कि भारत का नाम क्या इंडिया होगा या फिर भारत होगा, तरह तरह की बातें। तो आप अभी यहाँ पे कंफर्म हो पाएंगे कि भारत का जो नाम है यह कैसे पड़ा है और इंडिया किसका नाम है, भारत किसका नाम है, क्या सही नाम है, ये सभी बातों पर आप अभी समझ पाएंगे थोड़ा देर में। उसके बाद ये दोबारा टाइपिंग हो गया है तो क्षमा चाहेंगे। उसके बाद आप इतिहास के जो महत्वपूर्ण तारीख हैं इसको आप जान पाएंगे, इसको समझ पाएंगे और यह भी आप जान पाएंगे कौन सा जो डेट है, कौन सा तारीख है जो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आज के जो चैप्टर है क्लास 6 का एनसीईआरटी, इसमें हम इतने टॉपिक में अध्ययन करने वाले हैं। पूरे चैप्टर, अगर किसी विद्यार्थी के पास एनसीईआरटी का बुक है तो आप प्लीज़ अपना बुक को खोल कर रख लीजिए ताकि आपको पता चले कि जो हम समझा रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, क्या वो एनसीईआरटी का लाइन है या फिर नहीं है। सब कुछ एनसीईआरटी का लाइन है साथी, याद रखिएगा। और एनसीईआरटी में हम पूरी तरह से पढ़ने के बाद उसमें से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है बस हम उसे आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास क्या है। साथ ही इतिहास जो है इसके बहुत सारे परिभाषाएं हैं, बहुत सारे विद्वानों के द्वारा, बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं से इसे वर्णित किया गया है। लेकिन एक सटीक परिभाषा की अगर हम बात कर लें, एक जो कॉमन आदमी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि मानव के बीते हुए कल की कहानी को इतिहास कहते हैं। बिल्कुल सटीक परिभाषा साथी, याद रखिएगा। आपसे कोई भी पूछता है कि इतिहास से आप क्या समझते हैं, इतिहास है क्या,
देखिए, इतिहास जो है वह मानव के बीते हुए कहानी ही होते हैं ना, किसी पशु के तो नहीं होंगे या फिर किसी वस्तु के तो इतिहास नहीं होते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि इतिहास हम उसे ही कहते हैं जो मानव के द्वारा बीते हुए कहानी होती है, बीती हुई घटना होती है। ठीक है, एक और परिभाषा के माध्यम से आप समझ लीजिए कि मानव समाज में जो है विभिन्न कालों में तरह तरह के बदलाव होते हैं। इसे भी हम इतिहास के स्वरूप में पढ़ते हैं। इतिहास से हमें इन बदलावों का पता चलता है और इसलिए हमें इतिहास पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम बात कर ले साथी, तो नेक्स्ट आपका है इतिहास का महत्व क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जाना कि इतिहास क्या है, अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि इतिहास का हमारे जीवन में, हमारे समाज में कितना ज़्यादा महत्व है। साथ ही जब हम इतिहास को पढ़ने जाते हैं तो इतिहास को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना है, बल्कि हमें इसलिए भी पढ़ाया जाता है या फिर किसी आयोग के द्वारा इतिहास को सिलेबस में किस लिए जारी किया जाता है। किसी अधिकारी को तो अगर कोई आईएएस ऑफिसर बनता है तो उसको जिला कलेक्टर बनेगा, जिला में उसको शासन प्रशासन संभालना है। आप अगर शिक्षक बनते हैं तो आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो इतिहास अपने सिलेबस में क्यों है। साथ ही इतिहास जो है यह बीते हुए कल की कहानी को, बीते हुए कल के जो जितने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो घटना थी उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, इसे ही हम इतिहास कह सकते हैं। एक बार समझ लीजिएगा यहाँ पे कि इतिहास से हमें बीते हुए कल के राजाओं का, साम्राज्य का एवं साम्राज्य के बारे में और समाज के बारे में क्या होता है तो पता चलता है, जानकारी मिलती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रश्न आपको जो है यहीं से पूछेगा, इग्नोर थोड़ा सा भी कीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा। खासकर वो विद्यार्थी जो कि 6 से और 8 वाला है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए हम खास करके महत्वपूर्ण रूप से बता रहे हैं कि उनको बहुत ही ध्यान देना है। क्वेश्चन जो होगा उनके सब्जेक्ट का, एसएसटी का, वो यहीं से आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपसे कहता है इतिहास जो है यह बीते हुए कल के राजा, साम्राज्य और समाज के बारे में हमें बताता है। ठीक है, मतलब इतिहास जो है वो क्या बताता है, तो उस समय के जो राजा थे उनके द्वारा क्या कार्य किए गए थे, वो राजा का इतिहास क्या है, यही तो हम पढ़ते हैं ना इतिहास में। उस समय का जो साम्राज्य था, जैसे हम गुप्त साम्राज्य पढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं, अलग अलग साम्राज्य है, तो ये साम्राज्यों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। उस समय हम युद्धों के बारे में अध्ययन करते हैं। उस समय हम ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक सभी चीज़ों के हम अध्ययन करते हैं। तो हम पता कर पाते हैं कि अपना जो वर्तमान की जो स्थिति है वह पहले से कैसे भिन्न है। ठीक है, दूसरा है जो आपका इतिहास से हमें यह भी पता चलता है कि भूतकाल, शब्दों पे कोशिश कीजिएगा कि पकड़ बनाएं, प्रश्न यहीं से उठेंगे। भूतकाल में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और क्या पहनते थे, यह भी हमें इतिहास से पता चलता है और इसलिए हमें इतिहास जो है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। इतिहास हमें उन लोगों के पेशे के बारे में बतलाता है। याद रखिएगा, हमने आपको यहाँ पे क्या बताया, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी तरह के चीज़ों को हम यहाँ पे आपको कोशिश किए हैं कि बता पाएँ कि इतिहास जो है ये क्यों हमें पढ़ना जरूरी है। अगर हमें राजनीतिक व्यवस्था जानना है तो उस समय के राजा के बारे में अध्ययन करेंगे, सामाजिक और साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हमें सामाजिक चीज़ों के बारे में जानना है तो उस समय के हम क्या करेंगे, खान पान, रहन सहन, उस समय के लोगों का हम अध्ययन करेंगे और उसके पेशे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आर्थिक रूप से हम समझ पाएंगे और यही हमारे जीवन में आने वाले समय में एक क्या करता है तो हमें सीख देता है कि जो इतिहास है, इतिहास हमें क्या देता है सीख, कि भूतकाल में जो बीते हुए घटना थे उस घटना में जो कोई गलती हुआ है उस गलती को हम दोबारा न दोहराएं। और साथ ही हमें यह भी बताता है कि कौन सा गौरवपूर्ण कार्य किया गया था जो कि आने वाले समय में हमारे भारत के लिए इतना बेहतरीन रूप से देखने को मिलता है। तो ये हम इतिहास को समझ सकते हैं, इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आ रही होगी। और भी कुछ है यहाँ पे, समझिएगा। और प्लीज़ आपसे विनती है कि थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिएगा। यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एनसीईआरटी, भारत का किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है और ऐसा एनसीईआरटी जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी देते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद पूरा चैप्टर का नोट्स, उसमें से भी अंदर से दम पूरा सफाई कर छाँट कर इम्पॉर्टेंट कंटेंट को आपके सामने लाने का पेश किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आ रहा होगा और आपको ये PDF टेलीग्राम पे मिलेगा।
देखिए, इतिहास से हमें अपने पूर्वजों की महान उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। अभी हमने यहाँ पे आपको क्या बोला, इतिहास से हम यहाँ पे क्या बोले हैं, इतिहास से हमें क्या पता चलता है, राजाओं के बारे में पता चलता है, साम्राज्य के बारे में पता चलता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि इतिहास जो है ये हमारे पूर्वजों के महान उपलब्धियों के बारे में पता चलता है, और इतिहास से हमें पूर्वजों के द्वारा की गई गलतियों के बारे में भी पता चलता है। अभी जस्ट हम तुरंत आपको बताएं हैं कि जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो उस समय के जो महान उपलब्धि हमें हासिल हुए हैं उस उपलब्धि का हम गुणगान करते हैं, साथ में जो हम इतिहास में जो गलती किए हैं वो गलती हम ना दोहराएं दोबारा, यह भी हमें अध्ययन करने को मिलता है इतिहास में। इतिहास से यह भी पता चलता है कि किसी खास काल में बच्चों के किस तरह के खेल खेले जाते थे, ठीक है, यह भी हमें पता चलता है। इतिहास से हमें सबक लेने के लिए, ताकि एक बेहतर भविष्य का क्या हो सके, निर्माण हो सके, यही हमें इतिहास सिखाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज क्लियर हो पा रहा होगा कि इतिहास हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। खासकर उन विद्यार्थी को जिनका साइंस बैकग्राउंड है, वो सोचते हैं कि ह्यूमैनिटी जो है, आर्ट्स का जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा लेंदी है, ये बात सटीक है, लेकिन याद रखिएगा ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होगी और आपको अच्छा लग रहा होगा। देखिए, अब हम कुछ बात करने वाले हैं जो अपना तीसरा टॉपिक है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। इतिहास में जो हम क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एकदम सेम आपके पास अगर बुक है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार मिला लें, एकदम सेम यही टॉपिक है जो आपको हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो जो अपना तीसरा टॉपिक है, नर्मदा नदी के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो वहाँ के लोग थे वह नर्मदा नदी के किनारे रहते थे, जो कि उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और कीर्थन पहाड़ी पर स्थित था। पूर्वोत्तर की गारो पहाड़ी और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ी पर यह थे, यहाँ के लोग रहते थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास जो है यह गंगा और सोन नदी के किनारे यहाँ के लोग क्या करते थे, बसते थे। चलिए थोड़ा सा हम आपको मैप दिखा देते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए। हम आज जो है पूरे तैयारी के साथ आए हैं ताकि आपको कंटेंट में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, आप यहाँ पे भारत का जो है यह मैप देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग जो है नदियों के बारे में बताया गया है, आपको मार्ग दर्शाया गया है, ठीक है। यह गंगा है, यह इंदुस है, यह थार है, यह आपका क्या है, नर्मदा है। नर्मदा जो है साथी यह कहाँ है, तो यह आपका उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। उत्तर पश्चिम का तात्पर्य आप इसको ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे यह जो थार है राजस्थान है, बीच में यहाँ पे आपका गुजरात है, और यह जो नर्मदा है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो यहीं पे जो है लोग निवास करते थे, ये आपको याद रखना है। आगे कुछ और समझ लीजिएगा आप सभी लोग कि कई हजार वर्षों तक लोग नर्मदा नदी के नज़दीक में रहते थे। वे लोग शिकार करते थे या फिर कंदमूल फल इकट्ठा करते थे। देखिए, जब प्राचीन इतिहास आप पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, पहले जो लोग थे वो क्या थे, तो स्थिर थे, मतलब स्थिर नहीं थे, अस्थिर थे। वो एक जगह निवास नहीं करते थे, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, मतलब वो उनका जीवन का एक ही उद्देश्य था, सिर्फ पेट भरना, ठीक है। और वो पेट भरने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखना होगा कि वह जो थे लोग वो नदी के किनारे तो रहते थे, परंतु वो क्या करते थे, शिकारों पर निर्भर थे। धीरे धीरे जो है आप पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत आपका पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नव, ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे, जब एनसीईआरटी हम समाप्त करेंगे ना तब आपको वो पढ़ाएंगे। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि लोग जो है शिकारों पर निर्भर थे। धीरे धीरे ये शिकार से ना होकर क्या करते हैं, पशुपालक बनते हैं, और फिर पशुपालक से क्या होता है, धीरे धीरे यह किसान मतलब खेती करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे, बल्कि क्या करते थे, वो खान बदोश या फिर बंजारे कहलाते थे, ठीक है। अभी हमने आपको क्या बोला कि वो शिकार के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने पेट भरने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे, जिसको हम क्या कहते हैं, तो इतिहास के शब्दों में इन्हें खाना बदोश कहा गया है, ठीक है। खाना बदोश का मतलब होता है खाने के लिए, अपने खाने के बंदोबस्त करने के लिए वो क्या करते थे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते थे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे समझिएगा। यहाँ पे सुलेमान और
कीर्थन की पहाड़ी, अभी हम आपको ऊपर में दिखाए हैं सुलेमान और कीर्थन की पहाड़ी, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा, आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। सुलेमान और कीर्थन की पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो इस पहाड़ियों में लोग लगभग 8000 वर्ष पहले रहते थे। ठीक है, अब यहीं पे आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि प्राचीन इतिहास में जो है सुलेमान पहाड़ी के जो समीप जो लोगों की जो रहने की स्थिति है यह कितना अनुमान लगाया गया है। 8000 दे देगा, 6000 दे देगा, 5000 दे देगा, तो आपको याद होना चाहिए कि कितना है, तो 8000 वर्ष रहने का अनुमान लगाया गया है। वे उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की थी। ठीक है, अब आपसे फिर से पूछेगा क्वेश्चन भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में कि बताइए प्राचीन इतिहास में या फिर प्राचीन काल में किस क्षेत्र के लोग जो है ये पहली बार खेती करना प्रारंभ करते हैं। तो आप बताएंगे कौन थे, तो सुलेमान और कीर्थन पहाड़ी के जो क्षेत्र के लोग थे वो क्या करते थे, तो सबसे पहले खेती की शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं कि हमें जो है एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है हमारे लिए, यहीं से जो है क्वेश्चन आपका बनेगा। वे गेहूं और जौ की खेती करते थे, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, आपसे पूछे जाएंगे कि सर्वप्रथम जो है किस फसल की जो है मतलब किस फसल की बुनाई की गई थी, किस चीज़ों की जो है खेती की गई थी, तो आपको गेहूं और जौ की याद रखना है। ठीक है, और भी बीपीएससी की अगर हम बात कर ले तो बीपीएससी जो है सबसे पूरी ट्रेंड चेंज कर दिया है और सबसे अधिक वह ध्यान दे रहा है तो सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, इसको आप लोग मत भूलिएगा, एनसीईआरटी पे वो पूरी तरह से ध्यान दे रहा है। जो एनसीईआरटी पढ़ेगा वही बीपीएससी में सफलता पा पाएगा, या फिर एसडीएम की बात कर लें या फिर शिक्षक की बात कर लें। ठीक है, चलिए, ये लोग भेड़ बकरी तथा गाय बैलों का पालन करते थे और ये लोग जो है एक क्या थे, तो अस्थायी जीवन जीते थे, यानी एक ही स्थान पर टिक कर रहते थे। देखिए क्या होता था, पहले तो ये जो थे वे आदि मानव लोग जो थे यह क्या थे, तो खानाबदोश थे, बंजारे थे। लेकिन अभी हम क्या बोले आपको कि जब इतिहास के कालखंड को पढ़िएगा तो इतिहास के कालखंड बहुत सारे भागों में विभाजन किया गया है, जिसमें हम पढ़ते हैं नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इस तरह से हम पाषाण काल जो कि पत्थर का युग हम पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से काल में जो आदि मानव थे, जो प्राचीन जो मनुष्य थे, वो कि उनका जो विकास हुआ कैसे कैसे हुआ। इसी क्रम में हम यह भी देखते हैं कि पहले के जो व्यक्ति थे वो क्या थे, तो एक बंजारे थे, वो आखेटक पर जीवन यापन करते थे। मतलब आखेटक का मतलब होता है वह सिर्फ शिकारों पर निर्भर थे, लेकिन धीरे धीरे वह शिकारों से ना होकर क्या करने लगे, तो पशुओं का पालन करने लगे। और जाहिर सी बात है, जब पशु पालन करेंगे तो पशु को भी चारा देना होगा, और चारा देने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, तो खेती करना प्रारंभ किया। और जब खेती किए तो यहीं से क्या होता है साथी, यहीं से अलग अलग बीजों का निर्माण होता है, अलग अलग फसलों का निर्माण होता है। बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा, गारो और विंध्य की पहाड़ी है। ध्यान दीजिएगा, गारो की पहाड़ी में रहने वाले लोग उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने धान की खेती की थी। महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे फिर से क्वेश्चन यहाँ से बीपीएससी पूछेगी या फिर कोई भी आयोग कि प्राचीन काल में किस क्षेत्र के लोग जो हैं वो सबसे जो हैं सर्वप्रथम धान की खेती करते हैं। एकदम देखिए कितना डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और यह डेप्थ जो है आपके सामने अभी है। यही जो नए विद्यार्थी हैं जो एनसीईआरटी नहीं पढ़े हुए रहेंगे वो कहेगा कि क्या कि इतना डेप्थ में क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन डेप्थ में नहीं पूछता है, बल्कि आपने डेप्थ में पढ़ाई नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि गारो और विंध्य पहाड़ी के जो निवासी थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, तो धान की खेती करना प्रारंभ करते हैं। विंध्याचल से उत्तर की तरफ भी धान की खेती होती थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंधु और उसकी सहायक नदियां। ध्यान दीजिएगा साथी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक शहरों का विकास लगभग कब हुआ है, तो 4700 वर्ष पूर्व हुआ है पहले। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है गंगा और सोन। देखिए आपको जो हम भौगोलिक क्षेत्र पढ़ाए हैं, अभी मैप में बताए हैं, वो भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको समझाने का एक प्रयास किया गया है कि भौगोलिक क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्राचीन काल में विकास हुआ था। ठीक है,
यही आपका चैप्टर का नाम है, कहाँ, कब और कैसे। आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे चैप्टर के नाम को, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी के किनारे जो है, गंगा नदी के किनारे पर शहरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ था। देखिए अब आपसे फिर से यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ जो है बिंद एवं उसकी सहायक नदियों के जो नदियों हैं उसके आसपास का जो शहर विकास हुआ है यह कब हुआ है, तो 4700 वर्ष पहले हुआ है। लेकिन आपसे पूछ देगा कि गंगा और सोन नदी के किनारे जो शहरों का विकास हुआ है यह कब हुआ है, तो यहाँ पे आपको कालखंड याद रखना है, 2500 वर्ष पहले इसका विकास हुआ है। कुछ शहर सोन जैसे सहायक नदियों के किनारे विकसित होती है, तो कुछ शहर जो है यह समुद्री तटों के साथ क्या होती है, किनारे विकसित होती है। चलिए अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, कैसे अपना भारत को हम भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, आर्यवर्त कहते हैं, जम्मू द्वीप कहते हैं, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। समझिएगा यहाँ पे इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है, बहुत सारे इतिहास है। कुछ इतिहासकार इन्हें कहते हैं कि भारत जो है यह भरत के नाम पर पड़ा है, तो कुछ इतिहासकार और भी अलग अलग कहते हैं। लेकिन समझिएगा जो एनसीईआरटी कहता है आपको वही मानना है। हमारे देश के कई ऐसे नाम हैं जैसे कि आर्यवर्त आप देख सकते हैं, जम्मू द्वीपे, भारतवर्षे, भारत खंडे, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया आदि नामों से पुकारा जाता है। आजकल जो है यह इंडिया, हिंदुस्तान और भारत जो है यह प्राचीन नाम है, ठीक है। अनुच्छेद 1 जो अपना भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया कहा गया है, याद रखिएगा। देखिए हम इतिहास में आपको पॉलिटी भी कनेक्ट करते चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद जो आर्टिकल 1 है इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, अगर आपके पास बुक हो पॉलिटी का तो आप लोग देख सकते हैं, सीधा सीधा वहाँ कहा गया है कि भारत जो है वह क्या है, भारत अर्थात इंडिया जो है वो क्या है, तो संघों का देश है, ठीक है। जब आपको आगे पढ़ाएंगे बताएंगे, ध्यान से समझिएगा, अभी आपको समझना है। अब है इंडिया क्या है, इंडिया कहाँ से आया। साथ ही इंडिया जो है ईरान और ग्रीस के लोग भारत के उत्तर पश्चिम इलाकों में क्या करते थे, आते थे। देखिए समझिएगा, थोड़ा सा मेरा तो उतना मैं यहाँ पे जो पेन है चल नहीं पाएगा, लेकिन एक एग्जाम्पल आप समझिएगा, स्पष्ट रूप से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये भारत है, ठीक है, एग्जाम्पल, यह उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर ये सब क्षेत्र है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं क्या, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम मतलब इस वाले एरिया से, इस वाले एरिया से जो है जितने भी आप प्राचीन इतिहास पढ़ें, मध्यकालीन पढ़ें या फिर आप आधुनिक पढ़ें, जितने भी भारत में आक्रमणकारी आए हैं, चाहे हम मुगलों की बात कर लें, दिल्ली सल्तनत की बात कर लें, या फिर किसी भी हम शासक, किसी भी आक्रमणकारी का बात कर लें, लुटेरों का बात कर लें, वो सभी जो हैं वो सभी इसी एरिया से, इसी क्षेत्र से भारत में प्रवेश करते थे, ठीक है। तो साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि उत्तर पश्चिम इलाके से आते थे, इसलिए वे सिंधु जो है, यहाँ पे आपको अभी हम दिखाए ना मैप में, यहाँ मैप में आपको, अब एक सेकंड रुक जाइएगा, हम आपको दिखा ही देते हैं। यहाँ मैप में आप देखिए, मैप जो है यहाँ पे उत्तर पश्चिम है, यहाँ सिंधु है, ठीक है। तो यही सिंधु को जो यहाँ के लोग ही, यूरोपीय लोग आते हैं, ईरानी लोग आते हैं, इराकी लोग आते हैं, जो सभी लोग हैं वो लोग जब आते हैं तो इस सिंधु को जो है, इस सिंधु को क्या कहते थे, तो वो जो इंग्लिश बोलते थे थोड़ा उल्टा बोलते थे, तो सिंधु को जो है वो सिंधु ना कहकर हिंदू बोलते थे, ऐसे बोलते थे, ठीक है। तो समझिएगा, हम थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंधु को क्या कहते थे, हिंदू कहने लगे, अर्थात जो उच्चारण है उनका वो सिंधु था ही, लेकिन उनका उच्चारण में थोड़ा सा क्या हो गया, डाइवर्ट हो गए और वो सिंधु को हिंदू कहने लगे, ठीक है। जब हिंदू कहने लगे तो वहाँ के लोग, जो लोग थे वो हिंदू के नाम से सिंधु नदी को पुकारने लगे और वे लोग नदी को इंडस या फिर हिंदूस कहने लगे। धीरे धीरे ऐसे ही इस तरह से सिंधु नदी के पूर्व की ओर पड़ने वाले इलाकों का नाम भी क्या हो गया, तो इंडिया हो गया, ठीक है। इसको समझिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं तो भारत पे हम बात करेंगे। भारत क्या है, ध्यान दीजिएगा, भारत पे ध्यान दीजिएगा साथी, भारत के बारे में। उससे पहले हम एक और आपको नाम स्पष्ट कर देते हैं, जो कि आपको पता होगा कि भारत जो है यह हिंदुस्तान भी इसको कहते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान हम इसको कैसे नाम पड़ा है भारत का हिंदुस्तान, तो देखिए
जब उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही यूनानी जो लोग थे, यूनानी प्रवेश करते हैं सिंधु क्षेत्र में, सिंधु के एरिया में, तो सिंधु को जो है इन्होंने हिंदू कहा और इसी से फिर आगे चलकर क्या हो गया, हिंदुस्तान इसका नामकरण हो गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब हम दो बात को समझ गए, एक इंडिया, दूसरा हिंदुस्तान। अब तीसरा टॉपिक जो है अपना भारत के बारे में समझेंगे। तो प्यारे साथी, जो भारत नामकरण है ये सर्वप्रथम जो है अपने भारत का ही नाम है, याद रखिएगा। और इसलिए जो अभी वर्तमान की जो सरकार है, जो अभी वर्तमान की केंद्र सरकार है, यह क्या कह रही है, तो यह कहता है कि इंडिया ना रखकर, भारत का जो नाम है इंडिया ना कहकर हम क्या कहेंगे, हम इसको भारत ही कहें। ठीक है, इंडिया को हम भारत के नाम से पुकारें तो ज़्यादा बेटर होगा, इस पे जोर दे रही है केंद्र सरकार। और इसलिए जो विपक्षी दल के पार्टियां हैं, जो अलग अलग राज्य के जो पार्टी हैं, ये सब इसका क्या कर रही है, विरोध कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्लियर हो पा रहा होगा, करेंट अफेयर का जो मुद्दा है हम उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार की अगर हम बात कर ले या फिर किसी भी सरकार की बात कर ले या फिर भारतीय के स्वरूप में अगर हम समझें, तो जो भारत है यह सच में अपने क्या है, तो अपना खुद का नाम है, यह किसी भी विदेशी का दिया हुआ नाम नहीं है, यह आपको याद रखना है। भारत जो है यह स्वयं अपना नाम है। अपने इतिहास पढ़ेंगे आप तो बहुत डेप्थ में जानने का आपका ज़रूरत नहीं है, उतना आपको नहीं जानना है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं उसमें भी आपको बहुत, जब ऋग वैदिक के बारे में आप पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे जानकारी मिलता है कि भारत जो है ये भरत के नाम पर पड़ा है। ठीक है, कुछ इतिहासकार और भी इसके बारे में अलग अलग जानकारी देते हैं, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में रहने वाले लोगों को भरत क्या कहा गया है, भरत कहा गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका जो जिक्र है भारत का, यह ऋग्वेद में हमें जानने को मिलता है सर्वप्रथम, इसलिए इस भूभाग का नाम ही क्या पड़ गया है, तो भारत पड़ गया है। ठीक है, प्रयास हमारा है कि आपको चीज़ें समझ में आए। देखिए, अभी हम और भी इसमें डेप्थ में जाएंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और वो भी क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो इसी लेवल का हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड लेवल का हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी तक क्या पढ़े हैं, तो हम ये पढ़े हैं कि इतिहास हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इतिहास क्या है, और इतिहास में अलग अलग क्षेत्र के लोग कैसे अपने जीवन यापन करते थे। यह भी हम जानने का कोशिश किए हैं कि भारतीय में जो भारत का नाम है इतिहास में, ये कैसे पड़ा। साथ अब हम यह कोशिश करेंगे जानने का कि इतिहास के स्रोत क्या क्या है। इतिहास जानने के जो स्रोत हैं साथी, वो बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे हम दो खंडों में बांटकर देख सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या है, तो पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन करने के लिए साथी किसी भी साक्ष्य को हम मानते हैं। ठीक है, उसको हम पुरातात्विक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एग्ज़ाम देने गए, बुरा नहीं मानना है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप एग्ज़ाम देने गए, आप चीटिंग कर रहे थे, आप चीटिंग करें या फिर ना करें, आपके बेंच के नीचे एक चिट मिल गया। इस चिट जो है यह टीचर के हाथ लग गया और टीचर जो है उसको क्या मिल गया, साक्ष्य मिल गया कि आप ही क्या कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। फिर आपको क्या कर दिया जाएगा, वहाँ से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका पुरातात्विक स्रोत। एक होता है आपका साहित्यिक स्रोत, जिसको हम कहते हैं क्या, तो साहित्यिक स्रोत में हम कहते हैं साथी जो कि उस समय की घटनाओं का हमें लिखित साक्ष्य मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, पांडुलिपियाँ हैं, अभिलेख हैं, सिक्के हैं, ये जो है आपका किस में आता है, तो यह आपका साहित्यिक स्रोत में आता है। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि चाहे आप अशोक के शिलालेख की बात कर लें, अशोक के स्तंभ की बात कर लें, या फिर किसी भी शासक की हम बात कर लें, तो उस शासक का जानकारी जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, उसके अभिलेख से, उसके द्वारा चलाए गए सिक्के से, उसके पांडुलिपियाँ से। यही से तो हम जान पाते हैं ना कि उस समय जो है, उस समय राजनीतिक कैसे थी, आर्थिक कैसा समाज था और सामाजिक कैसा था। या फिर हम साहित्यिक स्रोत में अगर हम बात कर लें, तो साहित्यिक स्रोत में आप पढ़ेंगे कि जो विदेशी जितने भी यात्रित हैं, जो भारत में यात्रा करते हैं, जैसे हेनसांग हो गए,
मेगास्थनीज हो गए, बहुत सारे इतिहासकार हैं, इन्होंने जो अपना यात्रा किया, भारत में जो अनुभव किए, उसको अपना यात्रा वृत्तांत में क्या करते हैं, वर्णित करते हैं, और उसे हम आगे जाके इतिहास में लिख देते हैं। इतिहास को हम समझने के लिए उसे वर्णित करते हैं, इसी हम क्या कहेंगे, साहित्यिक इतिहास कहेंगे। अब कहेंगे पुरातात्विक। पुरातात्विक स्थल किसको कहेंगे, तो साथ ही पुरातात्विक स्थल जैसे कि आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो उसका कहीं लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, ये आपको बात पता होना चाहिए। उसका क्या मिलता है, तो उसका पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें मोहनजोदड़ो से, सिंधु से, गुजरात से, राजस्थान से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग देशों से भी बहुत सारे चीज़ मिलते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता था एक, उस समय ये चीज़ विकसित थे, उस समय जो है नगर विकास था, उस समय पांडुलिपियाँ थी, उस समय जो है सिक्के चलते थे, उस समय मूर्ति कला थी, उस समय यज्ञ पूजा होता था, तरह तरह की बातें। तो ये हमें कहाँ से जानकारी मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य से, पुरातात्विक स्थलों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, उम्मीद करते हैं समझने का ज़रूरत नहीं होगा आपको, हम ऑलरेडी अभी आपको समझा दिए इतना, फिर भी समझ लीजिए। एनसीईआरटी में दिए गए कुछ शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा। हाथ से लिखी हुई किताब को हम पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि पांडुलिपि में कन्फ्यूजन होगा। तो पांडुलिपि हम किसे कहते हैं, तो हाथ से लिखी गई किताबों को हम पांडुलिपि कहते हैं। छपाई, जो कि प्रिंटिंग की तकनीकी के आविष्कार से पहले किताबों को हाथ से ही लिखा जाता था। शुरू की पांडुलिपियों को तार के पत्तों या फिर हम भोजपत्र पर लिखा करते थे। ठीक है, आप जब देखेंगे ऋग्वेद, ये सब प्राचीन किताब उताब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऋषि मुनि जो होते हैं वो एक किस मोर के पंख से या फिर हम कह लें अलग अलग पंछियों के पंख से लिखते रहते हैं। ठीक है, तो इसको को हम क्या कहते हैं, तो इसी को तो हम पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरानी पांडुलिपि से धार्मिक विश्वास और रीतियाँ, राजाओं के बारे में, दवाइयों के बारे में, विज्ञान, कविताओं आदि के बारे में हमें प्रचुर मात्रा में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अभिलेख क्या होते हैं साथी, तो ध्यान दीजिएगा। किसी पत्थर पर उकेरते हुए लेख को हम अभिलेख कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी वर्तमान में आपको हम बताते हैं वर्तमान के बारे में, देखिए ध्यान दीजिएगा। हम हर प्राचीन चीज़ों को हम वर्तमान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अभी आप देखते होंगे कहीं पे रोड का निर्माण होता है, तो उस रोड के निर्माण होने में जिस उस क्षेत्र का जो नगर परिषद है, उस क्षेत्र का जो कह लें मुखिया है, उस क्षेत्र का जो विधायक है, जो भी उस रोड का निर्माण करवाया है, तो आप देखते होंगे ना, रोड निर्माण होने के बाद वहाँ पे एक बड़े से पत्थर में उस व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ रहता है कुछ इन्फॉर्मेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, अभिलेख। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभिलेख का ज़रूरत ही क्यों पड़ा। देखिए, अभिलेख से हमें क्या पता चलता है कि उस क्षेत्र का निर्माण किसने करवाया, उसका शासन कैसा था, वह व्यक्ति कैसा था, कई बार वो जीत कर आया है चुनाव, ये सभी बात हम जानते हैं वर्तमान में। उस समय की जो अभिलेख थे उसमें क्या जानने को मिलता है, तो उस समय जो राजा के द्वारा जो कार्य किए जाते थे उसका अभिलेख से तात्पर्य यह है कि राजा जो है यह अपने प्रजा के लिए क्या क्या अच्छा लोक कल्याणकारी कार्य कर रहा है, उसका कहाँ कहाँ युद्ध हुआ है, कितने क्षेत्रों पर उसका शासन था, ये सभी बातें हम अभिलेखों के माध्यम से समझ पाते हैं। किसी पांडुलिपि की तुलना में अभिलेख बहुत लंबे समय के लिए संरक्षित रह सकता है। याद रखेगा, ज़्यादातर अभिलेखों में किसी राजा की घोषणा या फिर आदेश मिलते हैं। अभी हम आपको क्या बताएं, ठीक है, अभी हम आपको यही ना बताएं, अभिलेख में जो है वो राजा के द्वारा किए गए कार्य मिलते हैं, कोई आम जनता के बारे में नहीं मिलेगा। याद रखिएगा इसको, आम नागरिक के बारे में आपको अभिलेख में जानकारी नहीं मिलेगा। अभिलेख अगर आप कभी भी पढ़ते हैं तो वहाँ के राजा के बारे में ही मिलेगा जिस क्षेत्र के आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसी घोषणाओं को अभिलेख, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, घोषणाओं को अभिलेख पर इसलिए लिखवाया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग इसे पढ़ सकें और उन राजा के बारे में किए गए कार्य को समझ सकें। ठीक है, अभी वर्तमान में भी जो कहीं सड़क का निर्माण होता है, कोई भवन बनता है, तो वहाँ पे आप जो अभिलेख देखते हैं, क्यों देखते हैं, क्योंकि जो वहाँ नए नए जो लोग जाएंगे वो जान पाएंगे कि इसका जो निर्माण है वो किस व्यक्ति ने करवाया है। ठीक है, इसी का मतलब होता है अभिलेख।
कुछ अभिलेखों में राजा के बारे में, व्यापारियों के बारे में व अन्य लोगों द्वारा दिए गए अच्छे कामों के बारे में जानकारी मिलता है। साथ ही कुछ अभिलेख अक्सर संस्कृत और प्राकृतिक तमिल में लिखे होते हैं। अब आपसे पूछ देगा कि अशोक का जो अभिलेख है किस शब्दों में किस भाषा में लिखे गए हैं। जो विद्यार्थी का हिंदी होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो विद्यार्थी का हिंदी होगा टीजीटी पीजीटी में, उनके लिए खास करके हम बता रहे हैं, तो वो पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास में वो पढ़ेंगे संस्कृत के बारे में, प्राकृतिक भाषा, अभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा, ये सब पढ़ेंगे। वहाँ पे वो जान पाएंगे कि भाषा का विकास कैसे हुआ और प्राकृतिक भाषा क्या है, संस्कृत भाषा क्या है। लेकिन जिस विद्यार्थी का एसएसटी है, सोशल साइंस है, या फिर उनका इतिहास है टीजीटी पीजीटी में, वो समझिएगा यहाँ पे ज़्यादा उनको पढ़ना नहीं है, बस ध्यान से सुनिएगा। भाषा जो है यहाँ पे, सॉरी भाषा बोल रहे हैं, ऐसे अभिलेख अक्सर जो है संस्कृत और प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। अब आपसे पूछ देगा कि जो अशोक के अभिलेख है किस भाषा में है, तो ध्यान दीजिएगा वह प्राकृतिक भाषा में है, ठीक है। बौद्ध धर्म, जो कि उस अशोक के समय में कौन धर्म भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली थी, तो बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करने का जो भाषा था वह कौन सा भाषा था, तो प्राकृतिक भाषा था। तो ये बात आप लोग याद रखेगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। अब हम बात करेंगे सिक्कों पे। सिक्के क्यों जरूरी है। कोई भी राजा आप पढ़ेंगे किसी शासक के बारे में, तो हर शासक का एक अपना सिक्का खुद का होता है, वो सिक्का जरूर चलवाता है। चाहे आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हो, प्राचीन पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ रहे हो, ध्यान दीजिएगा सिक्के पर अक्सर ऊन से जारी करने वाले राजा की तस्वीर रहती है, इसलिए सिक्के से उस समय के राजा के बारे में हमें पता चलता है। क्लियर है। सिक्कों से उस जमाने के कारीगर की महारत के बारे में हमें पता चलता है। और सिक्कों की शुरुआत जो है यह सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में कब हुआ है, तो 600 ईसा पूर्व में हुआ है। अब आपसे पूछेगा यही क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का जो हमें साक्ष्य मिलता है, या फिर हम कह लें सिक्कों का निर्माण जो हुआ कब हुआ है, तो याद रखेंगे यह आपका 600 ईसा पूर्व में सबसे पहले इसका प्रारंभ होता है, जो कि प्राचीन ग्रीस में होता है, याद रखिएगा। देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का कितना ज़्यादा लाभ हो रहा है। जो भी विद्यार्थी इसको पूरा लेक्चर को देखेंगे, कसम से बोल रहे हैं, उनको जो पहले इतिहास की जो पहले परख थी वो आगे जाके बदल जाएगा। जो नहीं देखते हैं, जो स्किप कर देते हैं, अलग बात है, लेकिन जो देखते हैं, जो पेशेंस जिनके में है, 100% उनका ज्ञान व्यर्थ नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे पुरातात्विक स्थल क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। अभी तक आपको ऊपर हम क्या बताए हैं, तो साहित्यिक स्रोत। हमने क्या बताया है, इतिहास को जानने का 2 स्रोत है, 2 माध्यम है, या तो आप पुरातात्विक चीज़ों के माध्यम से समझ सकते हैं या फिर साहित्यिक, ठीक है। चलिए समझिएगा, जिस स्थान से ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं साथी, बिल्कुल उसी को तो हम पुरातात्विक स्थल कहते हैं ना। जहाँ से मानकर चलिए आप सीआईडी देखते होंगे, तो सीआईडी जो है वो सीआईडी क्या करती है, वह पुरातात्विक चीज़ों का ही अध्ययन करती है। पुरातात्विक चीज़ों पे ही वो किसी अपराधी को पकड़ सकती है, याद रखिएगा। आप देखते होंगे ना कि किसी जगह पे अपराधी का कोई भी निशान मिल गया हो, अब उस चीज़ से वह व्यक्ति को क्या करेगा, उस व्यक्ति तक पहुंचेगा। इसको हम क्या कह दिए, साक्ष्य कह दिए, एविडेंस कह दिए, प्रूफ कह दिए, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। भवन और स्मारक भी पुरातात्विक स्थल की श्रेणी में आते हैं। ऐसे स्थान से मिलने वाले पुरावशेष व अन्य वस्तुओं से बीते जमाने के बारे में हमें प्रचुर मात्रा में क्या मिलती है, साथ ही जानकारी मिलती है। उस समय में लोग क्या क्या विकास कर रहे थे, उस समय का जो लोगों का कैसा कैसा, मतलब मान के चलिए हम अगर बात कर लें सिंधु घाटी सभ्यता की, समझिएगा हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेक्चर बड़ा हो छोटा हो फर्क नहीं पड़ता, समझाने का कोशिश कर रहे हैं। मान कर चलिए सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सभ्यता में एक स्थान है जिस स्थान पे महिलाओं की चूड़ी मिलती है। तो अब वहाँ पे क्या पता चल गया, चूड़ी मिलता है, सिंदूर मिलता है, ये सभी चीज़ वहाँ पे अब यह पता चल गया कि वहाँ की जो महिलाएं थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो महिलाएं थी, वह क्या करती थी, वह भी जो है श्रृंगार पटार वगैरह करती थी, वो भी चूड़ी पहनती थी, वो भी सिंदूर करती थी, वो भी बिंदी करती थी। ऐसा हमें साक्ष्य मिलता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं, वैसे हजारों साक्ष्य हैं जो कि अभी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय की पाबंदी है। ध्यान दीजिएगा, पुरातात्विक का मतलब यहाँ पे समझिएगा, पुरावेश के अध्ययन के विशेष को हम क्या कहते हैं,
पुरातात्विक कहते हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी आपको पहले बता दिए हैं कि पुरातात्विक क्या होते हैं। कोई भी जो कि हम ऐतिहासिक स्थल पे ऐतिहासिक चीज़ों का हम क्या हमें प्राप्त होता है और उससे हमें पता चल पाता है कि उस कालखंड के जो लोग हैं इस वस्तु का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। मतलब कि उस समय में यह जो वस्तु है उस समय में प्रयोग किए जाते थे, ये हमें पता चलता है। अब है आपका अंतिम टॉपिक, तारीख का मतलब क्या होता है। तारीख की मदद से हमें घटनाओं का एक खास क्रम में रखने का सहूलियत मिलती है। ठीक है, हम भारतीय इतिहास को पढ़ें या फिर किसी भी इतिहास को पढ़ें तो इतिहास में हमें एक ही चीज़ तो जानना है ना, एक दो चीज़ जानना है। एक तो अब राजा महाराजा के द्वारा किए गए कामों को जानिए, उसके द्वारा किए गए युद्धों को आप याद रखिए, और दूसरा जो है राजा महाराजा या फिर सामाजिक रूप से हम अगर बात करें तो आप उस घटना को के तारीख को याद रखें, यही तो हमें इतिहास जानना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसलिए इतिहास का अध्ययन करते समय तारीख का बहुत महत्व होता है। इतिहास के बारे में चर्चा करते हुए तारीख के लिए हम बीसी या फिर हम एडी, ठीक है, ईसा पूर्व या फिर ईसवी का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा कि ईसा पूर्व जो होता है वो क्या होता है, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले काल को हम ईसा पूर्व कहते हैं, और जैसे ही ईसा मसीह का जन्म होता है उस काल को हम क्या कहते हैं, तो ईसवी कहते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, यही चीज़ यहाँ पे लिखे गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। बीसी का मतलब होता है ईसा से पहले और एडी का मतलब होता है एनो डोमिन, अर्थात ईसा मसीह ईश्वर के आने से पूर्व, आने से बाद। ठीक है, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, काफ़ी ज़्यादा क्लास लंबा हो गया इसलिए थोड़ा सा गर्मी में हम भी परेशान हो पा रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। कभी कभी एडी की जगह जो है हम सी का भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और सी का मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है, इसी तरह बीसी की जगह हम BCE का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्लास 6 का NCERT का चैप्टर होगा वह है कि आरंभिक मानव की खोज। अभी तक आप क्या पढ़े हैं, तो आपने पढ़ा इतिहास क्या था, इतिहास के जानने के स्रोत, इतिहास का महत्व, भारत का नाम कैसे पड़ा, और मानव जो भारत में थे वो कैसे कैसे धीरे धीरे विकास किए हैं। ठीक है, तो ये था आपको क्लास क्लास 6 का NCERT में पहला चैप्टर जो कि आपको सीख देता है। दूसरा चैप्टर की हम अगर बात कर ले तो आरंभिक मानव की खोज कैसे होती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो कि यहाँ पे भी बहुत अच्छा से आपका नोट्स बनाया गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो क्लास है, प्लीज़ विनती है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा। देखिए, अभी आपका जो NCERT का जो क्लास है यह बिल्कुल फ्री और पूरे यूट्यूब के इतिहास में हम आपको बता देते हैं। यह आपको संपूर्ण, ऐसा नहीं कि 2-4 क्लास दे देंगे फिर ख़त्म, पूरा आपको करवाएंगे, वो भी 6 से लेकर 12 तक का। वो भी कौन कौन से इतिहास को हम करवा रहे हैं, पॉलिटी करवाएंगे। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी खास करके BPSC शिक्षक भर्ती और BPSC 17वीं वाले हैं, महत्वपूर्ण है उनके लिए, प्लीज़ आपसे विनती है कि आप लोग जरूर क्लास को देखिए, और हाँ हो सके तो अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर कीजिए, इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नए क्लास में कल नए टॉपिक के साथ। अगर आप सभी के पास बुक होगा तो प्लीज़ एक बार रीडिंग डालिएगा, ताकि आपको भरोसा हो सके कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कंटेंट, वो अलग नहीं है, बिल्कुल NCERT का लाइन बाय लाइन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।